किताबों की इस हसीन दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त निशा, जो यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए हमारे महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसमें एक्चुअली गांधी जी अपनी आत्मकथा, अपनी जिंदगी की कहानी नहीं लिखना चाहते थे। वो हमें, अपने देशवासियों को अपनी जिंदगी के उन पन्नों से रूबरू कराना चाहते थे जहां उन्होंने सच्चाई का सामना किया और उससे शिक्षा पाकर आगे जिंदगी में बढ़ना सीखा। जब उन्होंने इन सब पन्नों को जोड़ा तो उनकी जिंदगी की कहानी बन गई। वो कहानी मैं आज इस शो में आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक हमने गांधी जी के बचपन के बारे में जाना, ये जाना कि कैसे वो इंग्लैंड गए और उन्होंने वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई की। उसके बाद जब इंडिया वापस आए तो उन्हें इंडिया की कंडीशंस कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का राज था और आप फ्रीली कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इन कंडीशन से बचकर जो पहला मौका मिला उसे पाकर वो जा पहुँचे साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर तो कंडीशंस और भी बहुत खराब थी। यहाँ पर कलर डिस्क्रिमिनेशन था। ब्लैक्स को और इंडियंस को एक अलग नजर से देखा जाता था। उन्हें अपने साथ बिठाना तक भी पसंद नहीं करते थे वहाँ के लोग। अगर कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जाए तो उसे कोई वेटर खाना तक भी सर्व नहीं करता था। और यहाँ तक कि उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर चलने की भी परमिशन नहीं होती थी। इन सब चीजों को देखकर गांधी बहुत तकलीफ में आ गए और उनके अंदर अपने देशवासियों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा जागरूक हो गई। तो अब इस इच्छा को मन में लेकर वो साउथ अफ्रीका में रुक गए हैं अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद गांधी जी के साउथ अफ्रीका का स्ट्रगल हम जानेंगे इसी शो में। बने रहिए रेडियो राना फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ड। आप है मेरे यानी आरजे निशा के साथ और यहाँ पर आपको रूबरू करा रहे हैं हमारे महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी से, जो कि है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अभी तक हमने जाना कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे एक केस लड़ने। वो केस तो सॉल्व हो गया, बट साउथ अफ्रीका में एक बिल पास होने वाला है जिसके बाद वहाँ के इंडियंस को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुनने का वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो अब गांधी जी, जिन्होंने वहाँ के इंडियंस को जागरूक कराने की कोशिश की, उनको कहा कि ये आपके लिए बहुत बड़ा अत्याचार होगा, आपके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी और इसके खिलाफ आपको लड़ना चाहिए। तो वहाँ के इंडियंस ने ये बिल ना पास हो पाए, इसके लिए गांधी जी को वहीं पर रोक लिया। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका में रुक गए हैं ताकि वो अपने भाइयों को ये हक दिला सके, उनके लिए लड़ाई लड़ सके। At that time in Natal, Sheikh Mohammed Haji was regarded as the leader of Indian community there. Though financially, Sheikh Abdul Haji was the stronger one, but वो सब लोग मिलके शेख मोहम्मद हाजी को अपना लीडर मानते थे और उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे।
तो शेख मोहम्मद हाजी की लीडरशिप के अंडर शेख अब्दुल्ला के घर पर एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में वहां रह रहे सब इंडियंस को बुलाया गया और बहुत तादाद में लोग आए भी। यहाँ पर जो इंडियन वो ये भूल कर आए कि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिंधी हैं, पारसी हैं, गुजराती हैं या मराठी हैं। वो सभी एक ही धरती माँ के बच्चे थे। वो सब इंडियंस बनकर वहाँ पर आए। इसके बाद दूसरा चैलेंज था कि उन इंडियंस को इस मीटिंग में बुलाना जो कि यहाँ पर पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं, बट अपने आप को इंडियन से काफी दूर रखते हैं। तो इसके लिए हेल्प की मिस्टर पॉल जो कि इंटरप्रेटर थे डरबन कोर्ट में, और मिस्टर सुभान जो कि एक मिशनरी स्कूल प्रिंसिपल थे। उन दोनों ने मिलकर इन सभी इंडियंस को जो कि क्रिश्चियन इंडियंस थे उनको इकट्ठा किया और इस मीटिंग में बुलाया गया। पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी सोशल कॉल के लिए वहाँ के सारे इंडियंस इकट्ठा हो रहे थे। बिल ऑलमोस्ट पास हो चुका था क्योंकि किसी इंडियन ने इस बिल को अपोज नहीं किया था, तो ये मान लिया गया था कि दे आर अनफिट फॉर दिस फ्रेंचाइज। तो सबसे पहला काम इन लोगों ने ये किया कि लेजिस्लेशन में एक लेटर लिखा और उन्हें कहा कि इस बिल को भी रोक दिया जाए। और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का ये टेलीग्राम भी आ गया कि बिल की डिस्कशन को 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये सुनकर सबको भी खुशी हुई। अब करना ये था कि इस बिल के अगेंस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक पिटीशन डालना था। इसके लिए 3 कॉपीज बनाई गई और एक कॉपी बनाई गई जो कि प्रेस में इश्यू करवानी थी। अब ओवरनाइट सब लोगों के इस पिटीशन पर सिग्नेचर चाहिए थे, तो जितने भी लोग वॉलंटरीली इस चीज में इन्वॉल्व हुए उन सब ने मिलकर लोगों से सिग्नेचर लेना शुरू किया। पूरी रात सबने मिलकर काम किया, लोगों को पहले समझाया कि एक्चुअली ये बिल क्या है और इसका हमारे ऊपर क्या नुकसान होगा। उसके बाद उनके सिग्नेचर लिए और पूरी मेहनत करने के बाद अगले दिन सुबह ये पिटीशन फाइल भी कर दिया गया। प्रेस में भी ये सब कुछ गया और लोगों ने इस सब को बहुत अप्रिशिएट भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिल पास हो गया। चाहे ये बिल पास हो गया, पर लोगों के अंदर अब एकजुट होकर अपने राइट्स के लिए लड़ने की इच्छा जाग गई। तो फिर सब लोगों ने डिसाइड किया कि एक मॉन्स्टर पिटीशन फाइल किया जाए। टू फाइल अ बूस्टर पिटीशन वॉज नॉट अ इजी जॉब। उसके लिए बहुत सारे काम करने थे। गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरह इस काम में डुबो लिया। उन्होंने उससे जुड़ी हुई सारी लिटरेचर पढ़ी, सारी बुक्स पढ़ी, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उनका मेन मुद्दा ये था कि इंडियंस को पूरा राइट है इस फ्रेंचाइज का। उनको इस राइट से कोई भी बेदखल नहीं कर सकता। अब इसके लिए वॉलंटियर्स ढूंढे गए और वो वॉलंटियर्स जो कि अच्छे से काम कर सके। एंड विद इन अ फोर्टनाइट दे गॉट 10,000 सिग्नेचर्स। इतने कम टाइम में 10,000 सिग्नेचर लेना एक्चुअली बहुत ही मुश्किल टास्क था। उसके लिए आपको सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम करना होता था। आप अपना सब कुछ भूलकर उस काम को टॉप प्रायोरिटी देते हो, तभी आप ऐसा काम कर सकते हो। और सब लोगों ने ऐसा किया भी। अपना दिल और जान से पूरा दिन रात काम करके ये सिग्नेचर्स लिए गए और फिर फाइनली वो पिटीशन फाइल किया गया। इस पिटीशन की 1000 कॉपीज छपवाई गई ताकि उन्हें सर्कुलेट किया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंडियंस का साथ दिया। उन्होंने कहा कि इंडियंस को ये राइट मिलना चाहिए। इसके साथ साथ लंदन टाइम्स ने भी इंडियंस को सपोर्ट किया और इस सब से ये बिल वापस होने की उम्मीदें सबके मन में जाग गईं। अब इस समय नेटल छोड़ के जाना एक्चुअली गांधी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सब लोगों ने गांधी जी को अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लिया और सब चाहते थे कि गांधी जी परमानेंटली वहीं सेटल हो जाएं। बट ये उनके लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उनकी एक फैमिली थी, बच्चे थे जो कि इंडिया में उनका इंतजार कर रहे थे। और अगर फिर भी वो वहाँ रहना चाहे तो उनके पास एक घर होना चाहिए, एक लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक बैरिस्टर होने के नाते उनको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए और इस सब के लिए उनको कम से कम 300 पाउंड्स पर ईयर की इनकम होनी चाहिए। अब ये इनकम कहाँ से आए? तो उन्होंने इसके लिए अपने को मेंबर से बात की।
तो सबने कहा कि हम आपको सैलरी दे देंगे फॉर दिस वर्क। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं सोशल वर्क के लिए कोई सैलरी नहीं लूंगा, और वैसे भी हम यहाँ पर फंड्स रेज कर रहे हैं, तो अगर उन फंड्स में से मैं यूज कर लूँ अपने लिए तो एक तरह से ये चीटिंग हो जाएगी। तो सबने कहा नहीं, वी लव यू एंड वी ट्रस्ट यू, और हमें विश्वास है कि आप जितना जरूरत होगा उतना ही यूज करोगे। तो गांधी जी ने कहा कि अभी आप लोग अपने प्यार के नाते मुझे ये सब कुछ कह रहे हो, कल हो सकता है कि मैं आपको कुछ गलत कह दूं जो आपको अच्छा ना लगे, तो क्या तब भी आपका ये प्यार बना रहेगा? तब आप मुझे इस सब के लिए दोषी ठहराने लगोगे। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। तो इसका एक रास्ता दिखा देता है कि आप लोग मुझे अपना लीगल वर्क दे दे और उससे मैं अपनी इनकम कमा लूंगा। पर उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं वाइट बैरिस्टर नहीं हूँ, तो पता नहीं कोर्ट मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा। बट हाँ, इस सोशल वर्क के लिए आप मेरे ऊपर ये विश्वास कर सकते हैं, मेरे ऊपर ये रिस्क ले सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ पर 10 लोगों ने गांधी जी को 1 साल के लिए अपने लीगल वर्क के लिए ऑथराइज कर दिया। अब गांधी जी ने एक मकान ले लिया और उसके लिए उनको फर्नीचर अब्दुल्ला शेख ने दिलवाया, और अब गांधी जी इस तरह से साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए। अब बाकी सब कुछ तो डिसाइड हो गया, पर क्या कोर्ट गांधी जी को एज अ बैरिस्टर एडमिशन देगा? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो गांधी जी ने अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी, और वहां पर उनके लिए गांधी जी को एज अ बैरिस्टर एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, क्योंकि वहां पर जहां यूरोपियन कल्चर डोमिनेट करता था, वहां पर ब्लैक्स कोर्ट में आए और कहीं वो बाद में यूरोपियंस को डोमिनेट ना करने लग जाएं। इस डर से उन्होंने पहले गांधी जी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, बट बाद में काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद गांधी जी को फाइनली सुप्रीम कोर्ट में एज अ बैरिस्टर ले लिया गया, और वहां के चीफ जस्टिस ने गांधी जी का में साथ भी दिया। उन्होंने कहा कि लॉ के सामने कोई ब्लैक कोई व्हाइट नहीं है, सब एक ही हैं। तो गांधी जी एज अ बैरिस्टर अपनी ओथ ले सकते हैं। पर यहाँ पर चीफ बैरिस्टर ने गांधी जी को ओथ लेने के बाद कहा कि आप अपनी ये टर्बन उतार दीजिए, आपको इस सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। यहाँ की ड्रेस के हिसाब से आप ये टर्बन एज अ बैरिस्टर नहीं पहन सकते। तो गांधी जी ने सोचा कि अब मैं इस छोटी चीज के लिए लड़ाई करूं, इससे अच्छा मैं अपनी रायों को, अपने वर्ड्स को उस इम्पोर्टेंट टास्क के लिए रख लेता हूं जिसके लिए मैं यहाँ आया हूं। और गांधी जी ने चीफ जस्टिस की बात मान के अपनी टर्बन उतार दी। दादा अब्दुल्ला और बाकी सब लोगों ने गांधी जी के इस डिसीजन को अपोज किया और उन्हें कहा कि तुम्हें अपने राइट्स के लिए हमेशा लड़ना ही चाहिए था, तुम्हें ये टर्बन इतनी आसानी से नहीं उतारनी चाहिए थी। गांधी जी ने उन्हें समझाने की कोशिश तो बहुत की, पर खैर उन्हें वो बात समझ नहीं आई जो गांधी जी के दिमाग में चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर उनका मेन मोटिव ये टर्बन नहीं था, अपने फॉलो इंडियंस की वेल बीइंग था। दैट वे वो अपने फ्रेंड्स को, अपने चाहने वालों को तो शायद कुछ नहीं कर पाए, बट उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज जानी कि आप डिसीजन सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर चीज हर सर्कमस्टेंस में एप्लीकेबल नहीं होती, एंड ट्रूथ हैज इट्स ओन ब्यूटी। दैट वे गांधी जी रियलाइज द ब्यूटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आप कॉम्प्रोमाइज करके भी बहुत कुछ पा सको, और सत्याग्रह के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। गांधी जी ने हमेशा सच का साथ दिया, और सच जो कभी कठोर होता है वो नरम भी होता है। इसमें कभी कभी आप अपने चाहने वालों को नाराज करते हो, और गांधी जी ने तो बहुत बार अपनी जिंदगी तक मुश्किल में डाल दी सच की वजह से, बट उन्होंने हमेशा अपने मरते दम तक सच का ही साथ दिया। Only filing that petition for defranchising that bill was not enough. उसके लिए और भी बहुत सारा काम करने की जरूरत थी, ताकि
वहाँ की गवर्नमेंट को आपकी पावर दिखाई दे। इसके लिए एक परमानेंट बॉडी का होना जरूरी था। तो गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला से एक परमानेंट बॉडी बनाने की बात की। अब इस चीज पे सब लोग एग्री हो गए। अब बात ये थी कि उस बॉडी का नाम क्या रखा जाए। इंडिया में जहाँ पर फ्रीडम की फाइट्स थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी थी, वहाँ पर कांग्रेस काम कर रही थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो गांधी जी चाहते थे कि उसी नाम को यहाँ पर भी लाया जाए, पर कहीं यूरोपियंस इस नाम के अगेंस्ट ना हो, ये सोचकर गांधी जी थोड़ा कंफ्यूज थे। फिर गांधी जी ने सजेस्ट किया कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखेंगे नेशनल इंडियन कांग्रेस, और इस बात पे सब लोग बिल्कुल दिल से रेडी हो गए। और फाइनली 22 मई 1894 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी बने हमारे गांधी जी, और ये डिसाइड हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए एटलीस्ट 5 शिलिंग्स अ मंथ सबको पे करना पड़ेगा। दादा अब्दुल्ला सामने आए, उन्होंने कहा कि वो 2 पाउंड पर मंथ देंगे। उनके बाद 2 और लोग 2 पाउंड पर मंथ देने को तैयार हो गए। फिर गांधी जी सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं 1 पाउंड पर मंथ दूंगा, जबकि उनके लिए ये एक छोटा अमाउंट नहीं था। स्टिल इससे बाकी लोगों में एंथुजियाज्म जागा और बहुत सारे लोग और सामने आ गए 1 पाउंड पर मंथ देने के लिए। इस तरह सब लोगों ने अपना अपना सब्सक्रिप्शन डिसाइड कर लिया। अब ये लोगों से पैसे इकट्ठे करना एक बहुत ही हार्ड टास्क था। गांधी जी सेक्रेटरी थे तो ये काम उनको दिया गया। उनका क्लर्क पूरा टाइम लोगों से पैसे ही इकट्ठे करता रहता था। लोग हाँ तो बोल देते हैं, पर जब देने का टाइम आता है तो आनाकानी करते हैं। ऐसा ही वहाँ पर भी हो रहा था। तो ये काम बहुत ही टायरिंग और टीडियस बन गया था। फिर गांधी जी ने मीटिंग बुलाई और ये डिसाइड किया गया कि अब से एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, और ये सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 3 पाउंड पर डिसाइड किया गया। सब लोगों ने इस चीज के लिए हाँ कर दिया और ये कलेक्शन का काम थोड़ा हल्का हो गया। बट आप पब्लिक फंड्स पे इतना रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हाँ कह देते हैं बट देने के टाइम बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं। तो इस तरह फंड्स कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बट गांधी जी और उनके को मेंबर्स वो मिलकर ये फंड्स कलेक्ट करने का जॉब बहुत ही बाखूबी निभा रहे थे, और साथ साथ कुछ डोनेशंस भी मिल रही थी जिनको वो लोग रेडिली एक्सेप्ट कर रहे थे। अब इस तरह नेशनल इंडियन कांग्रेस का काम शुरू हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्ट लेने के लिए वहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म दिखाया, और सब लोग एंथुजियास्टिक और दिल से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने लगे। फंड्स कलेक्शन के सोर्सेस मिलने के बाद दूसरा काम ये करना था कि वहाँ के जो बॉर्न एंड बॉट अप इंडियंस हैं उनको हमें इकट्ठा करना था, क्योंकि उनको इंग्लिश भी आती थी, वो थोड़े पढ़े लिखे भी थे, और उनके सपोर्ट के बिना इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना मुश्किल था। तो फिर यूथ के उस सेक्शन को एक नॉमिनल फीस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बना दिया गया। अब तीसरा इम्पोर्टेंट टास्क इस ऑर्गेनाइजेशन का था प्रोपेगेंडा। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के इंग्लिशमैन को अवेयर कराना, और साथ साथ इंडिया के इंग्लिशमैन को भी अवेयर कराना कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में इंडियंस की कंडीशन क्या है, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, और किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर लिवाए किए जा रहे हैं। इसके लिए गांधी जी ने पहले बहुत स्टडी की। पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये सब कुछ यूरोपियंस के सामने प्रेजेंट किया गया। इससे न सिर्फ साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस का साथ मिला इंडियंस को, इंडिया में भी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया गया, और उसके साथ साथ इंडिया की सब पार्टीज की सिंपैथी भी मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स हर हफ्ते या फिर हर महीने तो होती ही होती थी। इसमें सब लोगों को बोलने का मौका दिया जाता था। सब अपनी प्रॉब्लम्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, और अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर लाकर ये डिसाइड किया जाता था कि कैसे कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस तरह की मीटिंग से सब एक दूसरे की प्रॉब्लम से, एक दूसरे की कंडीशन से अवेयर होने लगे, और लोगों में इस सब की अवेयरनेस बढ़ने लगी, और साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना वर्क ऑफ एक्शन साफ साफ दिखाई देने लगा। इस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई शो करने के लिए हर एक डोनेशन के लिए रिसिप्ट इशू की जाती थी। एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता था, और अगर लोग रिसिप्ट ना भी लेना चाहें तो उन्हें जबरदस्ती उन पैसों के लिए रसीद दी जाती थी।
अब इस तरह नेटल का हर वो इंडियन नेटल कांग्रेस के साथ जुड़ गया जो कि ये सब्सक्रिप्शन दे सकता था। पर वो लोग जो कि ये सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इस कांग्रेस से जुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स इनके साथ शेयर करें और ये लोग उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। ऐसा ही एक केस आया गांधी जी के पास जो बहुत ही तकलीफदेह था। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे साउथ इंडियंस एज अ इंडेंचर्ड लेबर काम करते थे। ये इंडेंचर्ड लेबर एक तरह से स्लेव ही होता था। जब तक उसका मास्टर ना चाहे तो वो उसको छोड़कर नहीं जा सकता था, और अगर वो उसको बिना मास्टर की परमिशन के छोड़ दे तो कोर्ट उसे पनिश कर सकता था और उसे जेल भी हो सकती थी। इसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुआ बाला सुंदरम एक दिन गांधी जी के ऑफिस में जा पहुंचा। उसके 2 दांत टूटे हुए थे, मुंह में से खून निकल रहा था और वो बहुत ही रो रहा था। तो गांधी जी के क्लर्क ने गांधी जी को उसकी सारी प्रॉब्लम समझाई। उसके मास्टर को बाला सुंदरम की किसी गलती पर इतना गुस्सा आया कि उसने बाला सुंदरम को बुरी तरह मारा, जिससे उसके दांत टूट गए। तो ये देखकर गांधी जी को बहुत तकलीफ हुई। गांधी जी पहले बाला सुंदरम को डॉक्टर के पास ले गए, और क्योंकि उस समय डॉक्टर्स भी सभी वाइट थे, तो गांधी जी ने उस डॉक्टर को एक सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कहा, ये बताने के लिए कि बाला सुंदरम की एक्चुअल में इंजरी है क्या। फिर गांधी जी उस सर्टिफिकेट को लेकर कोर्ट में जा पहुंचे। गांधी जी का मेन मोटिव बाला सुंदरम के मास्टर को पनिश करना नहीं था, बल्कि बाला सुंदरम को रिलीज करवाना था। अब बाला सुंदरम एक ही कंडीशन पे रिलीज हो सकता था कि उसका मास्टर उसे किसी और के हाथों में ट्रांसफर करे। तो गांधी जी ने बाला सुंदरम के मास्टर से बात की कि तुमने इसको इतनी बुरी तरह मारा है, तुम्हें कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट भी दी जा सकती है, बट मैं तुम्हें पनिश करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम बाला सुंदरम को किसी और के हाथ में ट्रांसफर कर दो। तो उस मास्टर ने रेडिली अग्री कर लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि कोई और मास्टर ढूंढना था, क्योंकि वो मास्टर सिर्फ यूरोपियन ही हो सकता था। तो गांधी जी ने एक इंग्लिशमैन को तैयार किया और बाला सुंदरम को उसकी प्रॉब्लम से इजाज़त दिलवा दी। और जब ये बात इंडिया के सारे इंडेंचर लेबर्स तक पहुंची तो सबने जैसे गांधी जी को अपना मसीहा ही मान लिया। सबको इस बात से बहुत खुशी हुई और आगे अपनी कंडीशंस में सुधार होने की उम्मीद भी उनके अंदर जाग गई। तुझे सना तुझे सना तुझे सना तुझे बाला सुंदरम के केस ने गांधी जी के अंदर इंडेंचर्ड इंडियंस के बारे में जानने की इच्छा जगा दी और उसके ऊपर उसी साल 1894 में नेटल गवर्नमेंट ने इंडेंचर्ड लेबर्स पर 25 पाउंड्स पर ईयर का टैक्स लगा दिया। तो गांधी जी ने इसके बारे में स्टडी की तो ये जाना 1860 में साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट को लेबर्स की कमी महसूस हुई। उनको इंडिया को देखकर लगा कि उन्हें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए,
बट उनके पास वो स्किल्ड लेबर्स नहीं थे, तो उन्होंने अपने यहाँ की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से बात की और फिर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भरवाया गया, जिसके अंडर इंडेंचर्ड लेबर्स यहाँ साउथ अफ्रीका में आएंगे, 5 साल तक वो काम करेंगे, उसके बाद वो उस लैंड को खरीद सकते हैं, वहाँ पर फ्रीली रह सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और इंडियन लेबर्स ने वहाँ पर कमाल भी कर दिया। उन्होंने प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा दिया, शुगर केन की प्रोडक्शन और मैंगो को भी इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा उन्होंने ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने लैंड्स खरीदी, इंडस्ट्रीज लगाई और ट्रेड को बढ़ाने लगे। ये सब देखकर यूरोपियंस डर गए। जब उन्होंने इंडियंस को यहाँ बुलाया था तो उन्होंने एज अ लेबर बुलाया था, बट उनकी ट्रेडिंग स्किल से वो बिल्कुल बेखबर थे। ये सब देखकर उनको लगा कि कहीं इंडियंस यहाँ पर हमें डोमिनेट ना कर लें। तो फिर उन्होंने एंडेंजर्ड इंडियंस के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ये कहा गया कि या तो ये लोग 5 साल की टर्म पूरी होने के बाद इंडिया वापस जाएं, या फिर हर 2 साल के बाद इनको अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना होगा, और अगर ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते तो इन्हें पर एनम का 25 पाउंड का टैक्स भरना होगा। जब कांग्रेस तक ये बात पहुंची तो कांग्रेस में एजिटेशन फैल गया और लोगों ने इसके खिलाफ लड़ने की ठान ली। अब इसके खिलाफ मोर्चा निकलने लगा, कांग्रेस में यहाँ पर शोर मच गया। तो जब ये एग्रीमेंट इंडिया में ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास पहुंचा तो उन्होंने 25 पाउंड का टैक्स एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसकी जगह 3 पाउंड का एक पोल टैक्स लगाया गया। इस पोल टैक्स के अंडर जितने भी फैमिली में मेंबर्स 12 साल से ऊपर होंगे उन्हें ये टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर एक लेबर जो कि 12 पाउंड कमाता भी नहीं है, उसकी फैमिली में 4 लोग हैं, 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे अगर 12 साल से बड़े हैं, तो उसे 12 पाउंड का टैक्स भरना होगा, जो उसकी कमाई भी नहीं होती। तो इस तरह से ये एक ब्लंडर खेला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा कि उन्होंने 25 पाउंड का टैक्स रिड्यूस करा के 3 पाउंड करा दिया, ये उनके लिए एक अचीवमेंट है। लेटर ऑन उनको समझ में आया कि ये कोई अचीवमेंट नहीं थी। ऐसा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस का कोई भला नहीं सोचा था, सिर्फ एक ब्लंडर खेला था। बाद में इस चीज के लिए सब इंडियंस ने मिलकर लड़ाई की। सारे इंडेंचर्ड लेबर ने इसमें पार्ट लिया और 10,000 से भी ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया और ये एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। बट इस सेक्रीफाइस का, इस प्रोटेस्ट का नतीजा यही हुआ कि सच की जीत हुई। और अगर उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सोचकर चुप हो जाती कि ये उनकी जीत है, तो शायद इंडिया को बाद तक भी इसी शर्म के साथ रहना पड़ता। अगर उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस इस सब को मान लेती और वो ये टैक्स भरने को तैयार हो जाती, तो आज तक भी साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियन शायद इस टॉर्चर का शिकार रहते। उन समय उन सब का उतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना बड़ा सैक्रिफाइस और पेशेंस उसने काम किया और फिर इंडियंस को इस टैक्स से मुक्ति मिल गई। गांधी जी ने जो अपने आप को पूरी तरह पब्लिक वर्क में, सोशल वर्क में डिबो लिया था, उसका एक कारण ये भी था कि उन्हें लगता था कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ अच्छे काम करने होंगे, इंसानों की मदद करनी होगी, तभी आप भगवान को पा सकते हैं। जब वो अपने होम टाउन राजकोट से यहाँ साउथ अफ्रीका आए थे तो वो एक्चुअली वहाँ की कंडीशन से भाग के आए थे, क्योंकि वहाँ पर जहाँ अंग्रेजों का राज था वहाँ इंडियंस के पास कोई फ्रीडम नहीं थी। और जब वो यहाँ साउथ अफ्रीका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ कंडीशंस और भी खराब हैं। तो अब उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन की, गॉड की तलाश होने लगी। उन्हें लगा कि मुझे परमात्मा को जानना है, सारे धर्मों को जानना है। पूरा दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कामों में बिजी रहने के बाद भी वो धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए टाइम निकाल ही लेते थे। भगवान को जानने की, हर धर्म को जानने की जो भूख उनके अंदर थी, उसकी वजह से वो ये करने के लिए टाइम निकाल ही लेते थे। वो क्रिश्चियन फ्रेंड से भी बात करते, क्रिश्चियनिटी के बारे में, अपने मुस्लिम फ्रेंड से बात करते और मोहम्मद के बारे में जानने की कोशिश करते, इस्लाम धर्म को समझने की कोशिश करते। साथ ही साथ हिंदू फ्रेंड्स के साथ वो अपने धर्म को जानने की भी पूरी कोशिश करते।
उसके अलावा इंडिया में रेचंद भाई, जिन्होंने उनके ऊपर एक डीप इम्प्रेशन छोड़ा था, वो उनसे भी कांटेक्ट में रहते थे और उनसे भी भगवान से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछते रहते थे। जब वो चर्च में जाते, सरमन्स अटेंड करते, तो कभी कभी उन्हें नींद भी आ जाती थी। उनके अंदर वो इंटरेस्ट जाग ही नहीं पाता था जो वहाँ के क्रिश्चियंस उनके अंदर जगाना चाहते थे। क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिनों के लिए वो एक क्रिश्चियन फैमिली के यहाँ विजिट करते थे। वो काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे। तो उनका एक छोटा बेटा था। तो गांधी जी उसे फ्रूट्स खाना और सात्विक खाना खाने के फायदे बताते रहते थे। तो उस बच्चे के अंदर चेंजेस आने लगे और वो अपनी मदर को मीट की जगह एप्पल देने को कहने लगा। तो फिर उस लेडी ने एक दिन गांधी जी को कहा कि बड़ों के बीच में आपकी बातें, आपके आर्ग्यूमेंट्स ठीक हैं, पर मेरे बच्चे पर आपकी इन बातों का बुरा असर पड़ रहा है। गांधी जी उस लेडी का इशारा झट से समझ गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एज अ मदर मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। और उस दिन के बाद गांधी जी उनके घर कभी भी नहीं गए। इसी तरह उनके अपने फंडे तो बिल्कुल क्लियर थे कि उन्हें क्या करना है। फिर भी धर्म को और करीब से जानने की भूख उनके अंदर दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और वो जो भी टाइम मिलता था उसमें धार्मिक किताबें पढ़ते थे, हर एक धर्म को जानने की कोशिश करते थे और हिंदुइज्म की तरफ इस तरह उनका रुझान बढ़ता ही जा रहा था। गांधी जी को अब साउथ अफ्रीका में रहते हुए 3 साल हो चुके थे। अब उनको समझ में आ गया था कि उनके लिए इंडिया वापस जाके सेटल होना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को उनकी जरूरत थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को चलाने के लिए गांधी जी की एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन थी, जिसे छोड़कर वापस जाना गांधी जी के लिए बहुत मुश्किल था। तो 1896 में गांधी जी ने 6 महीने के लिए इंडिया जाने का प्रपोजल रखा। उन्होंने सोचा कि वो इंडिया जाकर अपनी वाइफ और बच्चों को भी ले आएंगे और साथ साथ वहाँ के इंडियंस को यहाँ की कंडीशंस के बारे में बताएंगे और सोशल वर्क्स में उनकी कुछ हेल्प भी कर देंगे। ये सोचकर गांधी जी ने 6 महीने के लिए इंडिया जाने का सोचा। अब बात ये थी कि उनके एब्सेंस में यहाँ पर सेक्रेटरी का भार कौन निभाएगा। उसके लिए एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो बहुत ज्यादा डिवोटेड भी हो और वो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानता हो और साथ ही उसे यहाँ के लोग रिस्पेक्ट भी करते हों। तो गांधी जी ने अदमजी मियां खान का नाम सजेस्ट किया। सब लोगों ने इस सजेशन को मान भी लिया और बाद में अदमजी मियां खान ने ये प्रूव भी किया कि एक अच्छा सेक्रेटरी बनने के लिए आपके पास एक बैरिस्टर की डिग्री होने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे इंसान होकर भी एक अच्छे सेक्रेटरी बन सकते हो। तो यहाँ का सारा भार अदमजी मियां खान को सौंपकर गांधी जी मिड 1896 में इंडिया के लिए निकल गए। This voyage of गांधी जी was also very happening। यहाँ पर उन्होंने नए acquaintances भी बनाए और साथ साथ सिर्फ चेस ही नहीं खेला बल्कि उर्दू और तमिल को सीखने की बहुत कोशिश भी की। उन्हें लगा कि अगर वो उर्दू सीखेंगे तो अपने मुसलमान भाइयों के करीब आ पाएंगे और तमिल सीखेंगे तो अपने तमिल भाइयों की प्रॉब्लम्स को ज्यादा करीब से समझ पाएंगे, उनके ज्यादा करीब हो पाएंगे, वो उन्हें अपना और अच्छा दोस्त मान पाएंगे। तो ये सोचकर गांधी जी उस वॉयज में तमिल और उर्दू सीखने लगे। तमिल में तो फिर भी उन्होंने थोड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर ली, पर उर्दू लिखना वो उनके बस की बात नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश की बट नहीं, वो ढंग से उर्दू बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि इंडिया जाकर वो इस सब को कंटिन्यू करेंगे, वो दोबारा से इन लैंग्वेजेस को और अच्छी तरह सीखने की कोशिश करेंगे। बट इंडिया जाने के बाद उन्हें वो टाइम कभी भी नहीं मिला। 1896 के बाद उन्होंने जो भी सीखा, जो भी पढ़ा, वो ज्यादातर जेल में ही पढ़ा। तो खैर अब फाइनली वो इंडिया पहुंच गए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बुक वर्ड विद मी आरजे निशा और यहाँ पर मैं आपको सुना रही हूँ गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इंडिया आकर गांधी जी ने अपने देशवासियों के लिए क्या क्या किया। स्टे ट्यून्ड। Nowadays, most of the social issues are turning anti-social.
because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Trust me, Bala Nagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Dawn on every Thursday to 9 p.m., which will be rebroadcast on every Friday 3 to 4 p.m. Postmortem enlightenment begins here. इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपकी दोस्त आरजे निशा बिल्कुल हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम बुक वर्ड, जिसमें हम सुन रहे हैं गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो चलिए अब जानते हैं कि गांधी जी जो कि साउथ अफ्रीका से इंडिया आ पहुंचे हैं, वो अपने देशवासियों के लिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं। इंडिया पहुंचे गांधी जी कोलकाता में। अब कोलकाता से गांधी जी ने ट्रेन ले ली बॉम्बे जाने के लिए। ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन पर रुकी 45 मिनट्स के लिए। तो गांधी जी ने सोचा कि चलो इलाहाबाद भी देख लेते हैं थोड़ा सा, और एक मेडिसिन भी लेनी है, वो भी लेकर आ जाएंगे। पर जब वो मेडिसिन लेने पहुंचे तो वो केमिस्ट आधी नींद में था और उसने मेडिसिन निकालने में काफी टाइम लगा दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रेन के जाने का टाइम हो गया। वहाँ पर लोगों ने गांधी जी की वेट की, पर जब वो नहीं आए तो उन्होंने गांधी जी का सामान वही प्लेटफॉर्म पे रख दिया और ट्रेन चली गई। अब जब गांधी जी इलाहाबाद में रह ही गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर भी कुछ काम कर लिया जाए। वहाँ पर एक न्यूज़पेपर था जो काफी फेमस था, पायोनीर। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना उसके एडिटर से मिला जाए। गांधी जी ने एक होटल में रूम ले लिया। उसके बाद एडिटर को लिखा कि कैसे उनकी ट्रेन मिस हो गई है और वो उनसे मिलना चाहते हैं। एडिटर ना सिर्फ गांधी जी से मिलने के लिए तैयार हो गया, उसने गांधी जी की बात को बहुत अच्छे से सुना और समझा भी। गांधी जी ने कहा कि वो साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस की जो कंडीशन है उसके बारे में न्यूज़पेपर में कुछ छपवाना चाहते हैं और वो इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो क्या वो रिपोर्ट पायनियर में छप जाएगी? एडिटर इसके लिए रेडिली एग्री हो गया। अब गांधी जी थोड़ा बहुत इलाहाबाद घूमे, त्रिवेणी देखा और फिर अगले दिन सीधा राजकोट चले गए। राजकोट जाकर वो इस पैम्फलेट पर काम करने लगे। उन्होंने नेटल में रह रहे इंडियंस की जो पिक्चर थी उसको बहुत अच्छी तरह सीधे और साफ शब्दों में एक पेपर पर लिखा और इस पैम्फलेट को बनाने में उनको 1 महीना लग गया। इसका कवर ग्रीन कलर का था और बाद में इस पैम्फलेट को ग्रीन पैम्फलेट के नाम से जाना गया। अब गांधी जी ने इस पैम्फलेट की 10,000 कॉपीज छपवाई और हर न्यूज़पेपर में, हर मैगजीन में इसकी कॉपीज दे दी गई। साथ साथ इसका एक मिनिएचर वर्जन इंग्लैंड और नेटल में भी भेज दिया गया, जिसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के भेजा गया कि उसका गांधी जी के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आया। खैर, वो नेगेटिव इफेक्ट क्या था उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर गांधी जी के सामने अब ये प्रॉब्लम थी कि इन कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। तो गांधी जी ने एक आइडिया सोचा। उन्होंने अपने आस पड़ोस के सब बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें गांधी जी ने अपनी हेल्प करने के लिए कहा। गांधी जी ने उन सबको कहा कि वो 2-3 घंटे का टाइम दें, जब वो पढ़ नहीं रहे और स्कूल से भी वापस आ चुके हैं, उस टाइम में वो ये पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे। सब बच्चे खुशी खुशी गांधी जी की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए और इस तरह गांधी जी ने बच्चों को इकट्ठा कर सोशल वर्क में लगा दिया। उसके बदले में गांधी जी ने उन सबको यूएसए की स्टैम्प्स दी जो गांधी जी ने इकट्ठी की थी। इस तरह गांधी जी ने इंडिया में साउथ अफ्रीका की पूरी पिक्चर सब लोगों के सामने क्लियर करने की पूरी कोशिश की। इंडियंस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी साफ सफाई। वो साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। सैनिटेशन क्या होता है उससे वो बिल्कुल बेखबर थे। इन्हीं दिनों बॉम्बे में प्लेग भी फैल गया था और राजकोट में इस चीज का डर हो गया था कि कहीं प्लेग यहाँ तक भी ना आ जाए। तो फिर गांधी जी को लगा कि शायद वो सैनिटेशन के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने स्टेट्स को अपनी सर्विसेज ऑफर की और उनको उस कमेटी में ले लिया गया जो कि अपॉइंट की गई थी इस सब को देखने के लिए। तो गांधी जी ने सबसे बड़ा एम्फेसिस किया ये देखने के लिए कि हमारे टॉयलेट्स क्लीन हैं या नहीं।
और गांधी जी वॉज एक्चुअली सरप्राइज टू सी कि सभी पुअर्स ने उनको अपने टॉयलेट चेक करने दिए। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने उन वेज को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की जो इस कमेटी के द्वारा सजेस्ट किए गए, ताकि हम आसपास और अपने घरों में क्लीनलीनेस रख सके, कैसे टॉयलेट्स को क्लीन करना है और साफ सफाई का ध्यान देना है। इस सब को पुअर पीपल ने बहुत ध्यान से सुना और उसके हिसाब से चेंजेस करने की कोशिश भी की। बट जो 10% रिच क्लास थी वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। बहुत लोगों ने तो उनको अपने टॉयलेट्स चेक भी नहीं करने दिए, और जितने भी रिच पीपल के इन लोगों ने टॉयलेट्स चेक किए तो ये वो देखकर हैरान ही रह गए, क्योंकि टॉयलेट्स बहुत ही डार्क ग्लूमी थे एंड दे वर फुल ऑफ द फाउल स्मेल। वो इतने ज्यादा स्टिंक कर रहे थे कि आप वहाँ पर खड़े रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये लोग फर्श पर ही यूरिन करते थे और उसे ड्राई करने के लिए छोड़ देते थे, और साथ साथ स्टूल के लिए वहाँ पर एक होल होता था जिसे कोई क्लीन नहीं करता था। तो गांधी जी के द्वारा डायरेक्ट की गई इस कमेटी ने कुछ थोड़े बहुत ही सिंपल वे सजेस्ट किए जिससे कि क्लीनलीनेस बढ़ाई जा सके। इन लोगों ने कहा कि सबसे पहले जो दीवार बाहर की तरफ है उसे हटा दिया जाए, ताकि ये टॉयलेट थोड़े एयरी हो सके, यहाँ पर हवा पानी आ सके और इन्हें क्लीन करने के लिए भी आसानी से जाया जा सके। और साथ साथ ये भी कहा कि यूरिन और स्टूल को फर्श पर ना छोड़कर एक बकेट पर इकट्ठा किया जाए और बाद में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। इससे वो टॉयलेट्स क्लीन भी रहेंगे और वहाँ की जो फाउल स्मेल है वो भी चली जाएगी। बट इन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया, और वो दीवार हटाने वाली बात तो किसी ने भी नहीं मानी। एक घर में तो इतना गंदा हाल था कि सोचकर भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। हर रूम में एक छोटी सी नाली बनी हुई थी जिसे यूरिन के लिए यूज किया जाता था, तो हर रूम में यूरिन की स्मेल थी। उसके अलावा एक बेडरूम में तो उसे स्टूल के लिए भी यूज किया जाता था। तो उस रूम में वहाँ पर लोग कैसे सोते होंगे, ये तो शायद सोचना भी बहुत मुश्किल है। इतनी बुरी कंडीशन थी उस टाइम इंडिया में क्लीनलीनेस की, कोई सफाई की तरफ ध्यान देता ही नहीं था। अब गांधी जी ने प्रपोज किया कि अनटचेबल्स, जिनको कि अछूत कहा जाता था, उनके क्वार्टर्स भी चेक करने चाहिए। तो इसके लिए उस टीम में से कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। सिर्फ एक मेंबर ने गांधी जी के साथ आने के लिए हाँ कहा। ये लोग जब उन क्वार्टर्स में गए, इन्होंने उन लोगों से पूछा कि हमें आपके टॉयलेट्स चेक करने हैं, तो वो हंसने लगे। टॉयलेट्स और हमारे? साहब, टॉयलेट्स तो आप जैसे लोगों के लिए होते हैं, हमारे लिए क्या टॉयलेट्स, हम तो बाहर खुले में ही जाते हैं। ये सुनकर गांधी जी ने कहा कि चलिए ठीक है, क्या हम आपके क्वार्टर्स चेक कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमारे अहोभाग्य कि आप हमारे क्वार्टर में जाएंगे। तो गांधी जी और उन मेंबर ने जब वो क्वार्टर्स चेक किए तो वो हैरान रह गए कि वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा और समझदार कहते हैं, उन लोगों के कंपैरेटिवली इन लोगों के क्वार्टर्स काफी साफ सुथरे थे। ये अपने क्वार्टर्स के आसपास की जगह को भी बहुत साफ सुथरा रखते थे। अब गांधी जी को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब उन्होंने मंदिर की कंडीशंस को देखा। वहाँ पर भी इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, वहाँ के टॉयलेट्स भी इतने डर्टी, इतने अनक्लीन थे कि उनको ये देखकर बहुत तकलीफ हुई कि ये वो जगह है जहाँ हम वर्शिप करने जाते हैं, पॉजिटिविटी की तलाश में जाते हैं, वहाँ पर इतनी गंदगी, इतनी नेगेटिविटी, ये सब तो बहुत ही तकलीफदायक था। अब गांधी जी ने उस मंदिर के पुरोहित को वहाँ पर सफाई करने के लिए तरीके सजेस्ट किए। अब वो सब मानना या ना मानना ये तो उनके हाथ में ही था। गांधी जी के दो मेन पैशंस थे उस समय, एक अहिंसा और दूसरा नर्सिंग। उनको बीमार और जरूरतमंद की मदद करने में बहुत ही खुशी होती थी। वो एक बार मुंबई गए, वहाँ उनकी बहन के हस्बैंड बहुत बीमार थे। उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे और उनकी बहन ठीक से उनका ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। तो वो उनको अपने साथ राजकोट ले आए और उन्होंने दिन रात उनकी सेवा की। बाद में उनका देहांत हो गया, पर फिर भी गांधी जी को ये तसल्ली थी कि उन्होंने अपना काम किया, अपना फर्ज निभाया। उन्होंने दिल से उनकी सेवा की, जिससे उनको एक अलग ही अंदरूनी खुशी मिली। उस समय बापू ब्रिटिशर्स को इतना बुरा नहीं मानते थे जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस का हाल था।
उससे बहुत बेहतर था ब्रिटेन में। दो उनको पता था कि ब्रिटिशर्स के इंटेंशंस गलत हैं, पर फिर भी उतने गलत उनको नहीं लगते थे। वो ब्रिटेन का नेशनल एंथम गाते भी थे और सबसे गवाते भी थे। पर बाद में उस एंथम की 2 लाइनें जो उनको बहुत तकलीफ दे गईं, वो ये थी, Scatter her enemies and make them fail, confound their politics and frustrate their knavish tricks. इन लाइनों से गांधी जी को बड़ी तकलीफ हुई। गांधी जी जो कि अहिंसा के पुजारी थे, उनको इन लाइनों में हिंसा की बू आने लगी। Gandhi ji shared his sentiments with Dr. Booth, and Dr. Booth said, "Yes, you are true, Gandhi. How can our enemies be knavish? And because they are enemies, were they bound to be wrong always? Only God can do justice. How can we think of doing that?" गांधी जी के सेंटिमेंट्स को डॉक्टर बूथ ने बहुत अच्छी तरह समझा और उन्होंने कहा कि हमें इस एंथम को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इधर गांधी जी जब राजकोट में अपने पैम्फलेट पर काम कर रहे थे तो एक बार उन्हें बॉम्बे जाने का मौका मिला। उनकी इंटेंशंस ये थी कि वहां पर लोगों से बात की जाए, उनका ओपिनियन जाना जाए इस सब के बारे में और 1-2 पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाएं। तो गांधी जी ने वहां पर बड़े बड़े लोगों से मिलने की कोशिश की। वो इस सब के बारे में बात करने के लिए जस्टिस राणा और जस्टिस बदरुद्दीन से मिले। उन दोनों ने गांधी जी को एडवाइस किया कि वो फिरोजा शाह मेहता से जाकर मिले, वो ही उनकी कुछ हेल्प कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जिस पोजीशन पे हैं वहाँ पर हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कह सकते, तो आप जाकर सर फिरोजा शाह मेहता से मिलिए। और सब लोग उनकी बात मानते भी हैं क्योंकि उनकी पब्लिक में एक अलग पोजीशन है, सोशली उनको सब लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ये सब सुनने के बाद गांधी जी को समझ में आया कि सर फिरोजा शाह मेहता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी होगी। तो फिर बापू ने उनसे जाकर मिलने की बात की। सर फिरोजा शाह मेहता बापू से मिले, उन्होंने बापू की बातों को समझा और फिर एक मीटिंग बुलाने का डिसाइड भी कर लिया। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को मीटिंग की डेट फिक्स करने के लिए कह दिया और गांधी जी को कहा कि गांधी वी शैल मीट अगेन अ डे प्रायर टू द मीटिंग। और ये बात कहने के बाद गांधी जी वहाँ से चले गए। ही वॉज काइंड ऑफ सेटिस्फाइड टू मीट दैट पर्सन। और उसके बाद गांधी जी वापस राजकोट लौट आए। गांधी जी के ब्रदर इन लॉ की डेथ के अगले ही दिन उनको बॉम्बे पहुंचना था पब्लिक मीटिंग के लिए। ना उन्होंने कोई तैयारी की थी मीटिंग की, ना उन्होंने अपनी स्पीच तैयार की थी। इतने दिनों की मेहनत के बाद वो काफी थक भी गए थे, पर उन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया और वो बॉम्बे में सर फिरोजा शाह के ऑफिस में जा पहुँचे। सर फिरोजा शाह ने गांधी जी से पूछा कि क्या आपकी स्पीच तैयार है? गांधी जी ने कहा नहीं, जो मुँह में आएगा मैं उसी समय बोल दूंगा। तो सर फिरोजा शाह ने कहा कि नहीं, बॉम्बे में ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मीटिंग सक्सेसफुल हो तो आपको अपनी स्पीच लिखनी होगी और उसे सुबह होने से पहले प्रिंट भी कराना होगा। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, कोशिश नहीं, आप बताइए मैं कितने बजे अपने सेक्रेटरी को आपके यहाँ भेज ताकि आप मुझे स्पीच का मैन्युस्क्रिप्ट दे सके। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आप 11:30 बजे तक भेज दीजिए। उसके बाद जब गांधी जी मीटिंग के लिए पहुँचे तो वो देखकर हैरान ही रह गए। पूरा हॉल लोगों से बिल्कुल पैक्ड था। ज्यादातर यंगस्टर्स थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो सर फिरोजा शाह की हर मीटिंग को अटेंड करते थे। उनको सुनना सबको बहुत पसंद था। और जब गांधी जी स्टेज पे गए और अपनी स्पीच पढ़ने लगे तो उनके गले से फिर से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बहुत धीरे धीरे स्पीच को पढ़ रहे थे। दो सर फिरोजा शाह उनको बार बार एनकरेज कर रहे थे लाउडर बोलने के लिए और गांधी जी उतना ही स्लोअर होते जा रहे थे। तब गांधी जी के एक फ्रेंड ने गांधी जी से कहा कि लाइए मैं आपकी जगह स्पीच पढ़ देता हूँ। जैसे ही उनके फ्रेंड ने वो स्पीच पढ़नी शुरू की तो पूरा क्राउड जोर जोर से चिल्लाने लगा, वाचा वाचा वाचा। तो मिस्टर वाचा ने स्टेज पर आकर वो स्पीच पढ़ी। सबको वो स्पीच बहुत इम्प्रेसिव लगी और सबको गांधी जी के ऊपर सिंपैथी भी आई कि साउथ अफ्रीका में लोगों का क्या हाल है। 3-4 लोगों ने गांधी जी से प्रॉमिस तक भी किया कि वो उनके साथ साउथ अफ्रीका चलेंगे इंडियंस की हेल्प करने, बट लास्ट मोमेंट पे कोई भी नहीं आ पाया। हर किसी के कुछ ना कुछ कारण हो गए। यहाँ तक कि गांधी जी के एक फ्रेंड ने तो गांधी जी को कहा कि आपको भी साउथ अफ्रीका नहीं जाना चाहिए।
तो हमें साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस के लिए सिंपैथी जरूर है, बट फिर भी क्या यहाँ पर इंडियंस को आपकी जरूरत नहीं है? मैं नहीं चाहता कि आपके जैसे लोग अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जाकर काम करें। यहाँ पर हमारे देश को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है और मैं चाहूंगा कि आप यहीं पर रह जाएं और अपने देशवासियों के लिए यहाँ रहकर अपनी मिट्टी में रहकर काम करें। गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर उनके लिए गांधी जी के मन में रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्योंकि इस सब में सिर्फ उनका देश प्रेम झलक रहा था। पर गांधी जी को गीता का एक उपदेश याद था जिसे गांधी जी ने अपनाया। आपको हमेशा अपना काम पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आपको उसमें सक्सेस मिले या फेलियर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम अपने फर्ज निभाते हुए चाहे वीर गति को प्राप्त भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर आपको अपना काम करना चाहिए। अगर हम दूसरों के काम की तरफ ध्यान देते हैं, दूसरों के कर्तव्य निभाने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा भटकते ही रह जाते हैं। इसलिए हमें अपना फर्ज, अपना कर्तव्य सबसे पहले निभाना चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका चले गए। आंधी में भी चलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। देती हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पर साउथ अफ्रीका जाने से पहले गांधी जी हर एक उस इंसान से मिले जो उनको लगा कि शायद उनकी मदद करे या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके। गांधी जी लोकमान्य तिलक से भी जाकर मिले। तब लोकमान्य तिलक ने गांधी जी को बताया कि उनकी सारी बातें लॉजिकल हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम समझ में आ रही हैं और सबको यहाँ पर साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियन से सिंपैथी है। उन्होंने गांधी जी को बताया कि वो किससे जाकर मिले और क्या करें, और उन्होंने कहा कि गांधी जी को जब भी उनकी जरूरत हो वो हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। यहाँ गांधी जी ने लोकमान्य तिलक जी की पर्सनालिटी को समझा और जाना कि क्यों लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। इसके बाद वो जाकर मिस्टर गोखले से मिले। उन्होंने भी गांधी जी की काफी मदद की और उनको उन लोगों से मिलवाया जिनसे मिलकर गांधी जी को बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से सब लोगों की सिंपैथी और साथ लेकर गांधी जी मद्रास गए और मद्रास जाकर उन तमिलियंस भाइयों से मिले जिनकी कंडीशन साउथ अफ्रीका में एक्चुअली बहुत खराब थी, जिनकी हेल्प गांधी जी करना चाहते थे। यहाँ पर गांधी जी को सबने बहुत प्यार दिया और बहुत विश्वास किया उनके ऊपर। गांधी जी को उन सब लोगों का इतना प्यार और विश्वास देखकर बहुत खुशी हुई। और यहाँ से गांधी जी पहुँच गए कैलकाटा। कैलकाटा में गांधी जी को काफी परेशानियां हुई। लोगों ने गांधी जी की मदद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें कहा गया कि आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ गए हैं, यहाँ हमारी ही अपनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। हमें लगता है कि हमें पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, बाद में बाकी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो प्लीज आप यहाँ पर आके हमें ये सारी चीजें मत बताइए। अगर आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं तो आप वो बताइए। हम इतनी दूर रह रहे इंडियंस की क्या हेल्प करेंगे जब हम यहाँ पर रह रहे इंडियंस की ही उतनी हेल्प नहीं कर पा रहे जितनी हमें करनी चाहिए। बट यहाँ कैलकाटा में भी मिस्टर सॉन्डर्स ने गांधी जी की हेल्प की और वो गांधी जी के एक बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। उन्होंने गांधी जी को कहा कि यहाँ पर वो एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा देंगे ताकि गांधी जी यहाँ के लोगों को साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस की कंडीशन से वाकिफ करा सके। और गांधी जी इस बात से बहुत खुश भी थे। पर अचानक ही गांधी जी को साउथ अफ्रीका से आई हुई एक केबल मिली जिसमें लिखा था पार्लियामेंट ओपन्स इन जनवरी, रिटर्न सून। ये पढ़कर गांधी जी ने उसी टाइम मुंबई जाने का फैसला कर लिया और वहां की प्रेस को लिखा कि आखिर क्या कारण था जो उनको अब्रप्टली वहां से जाना पड़ा। मुंबई जाकर उन्होंने दादा अब्दुल्ला से बात की और दादा अब्दुल्ला ने उनकी और उनकी पूरी फैमिली की साउथ अफ्रीका जाने की तैयारी करवा दी। तो इस तरह एक बार फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका के लिए निकल गए। बट इस बार उनके साथ उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे और साथ साथ उनकी सिस्टर का एक बेटा भी था। वंदे This was the first time that Gandhi ji was traveling with his wife and his children.
Being a Indian belonging to a Banya family, Gandhiji thought himself to be a master of his wife and his children. और वो उन लोगों को अपने हिसाब से हैंडल करना चाहते थे। बनिया फैमिलीज में यही होता था कि जो वाइफ होती थी वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो हस्बैंड ही उसकी हर चीज का ध्यान रखता था। उसको क्या पहनना है, क्या करना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है। एवरीथिंग यूज्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय द हस्बैंड। अब गांधी जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पहुंचकर इन लोगों को देखकर गांधी जी की बेइज्जती हो, तो उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को यूरोपियन कल्चर को सिखाना शुरू किया। इस वॉयज के ड्यूरिंग उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों की ड्रेसेस को चेंज किया। उनको लगता था कि उनकी ड्रेसेस यूरोपियन कल्चर के हिसाब से होनी चाहिए, तभी वो लोगों पर इम्प्रेशन जमा सकते हैं। पर क्योंकि यूरोपियन ड्रेसेस को अडॉप्ट करना उनकी वाइफ के लिए थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने पारसी स्टाइल को अडेप्ट किया। उनकी वाइफ को उन्होंने पारसी साड़ी पहनने को कहा और बच्चों को पारसी कोट और ट्राउजर्स, और शूज और सॉक्स वो तो मस्त थे। वो बच्चे जिनको शूज और सॉक्स पहनने की आदत नहीं थी, उनको इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। बट गांधी जी के पास हर सवाल का जवाब था और उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था उनकी बात मानने के सिवा। इस तरह इस वॉयज में न सिर्फ गांधी जी ने नए एक्वेंटेंसेस बनाए, बल्कि अपनी वाइफ और बच्चों को यूरोपियन कल्चर के हिसाब से तैयार भी किया। उनको फोक और नाइफ यूज करना भी सिखाया और साथ साथ बोलना, बैठना, उठना, चलना, हर तरह के तरीकों से उनको अवगत कराया। ये शिप सीधा नेटल गया था, इसलिए 18 दिनों में ये लोग नेटल पोर्ट पर पहुंच गए। बट क्योंकि बॉम्बे में प्लेग फैला हुआ था उस टाइम, तो वहाँ जाकर इस शिप के सारे लोगों की थोरो मेडिकल एग्जामिनेशन होनी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि कम से कम प्लेग को डेवलप होने में 23 दिन लगते हैं, तो 5 दिन तक आपको शिप में ही रहना होगा। यहाँ पर इन लोगों को उतरने ना देने का सिर्फ एक ही कारण नहीं था ये मेडिकल एग्जामिनेशन, बल्कि एक और बहुत स्ट्रॉन्ग कारण भी था। गांधी जी ने जो ग्रीन पैम्फलेट इंडिया में छपवाया था, जिसको तोड़ मरोड़ के यहाँ नेटल में भेजा गया था, उसका एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आया था गांधी जी की पर्सनालिटी के ऊपर। यहाँ नेटल के वाइट्स गांधी जी को यहाँ पर आने नहीं देना चाहते थे, तो गांधी जी के ऊपर 2 चार्जेस लगाए गए थे। एक तो उन्होंने इंडिया में रहकर नेटल वाइट्स के खिलाफ काम किया था, और दूसरा वो यहाँ पर 2 शिप भर के इंडियंस को लेकर आए थे ताकि वो उन लोगों के ऊपर हावी हो सके। इन दोनों में से कोई भी गलती गांधी जी की नहीं थी। ना तो उन्होंने नेटल वाइट्स के खिलाफ कुछ ऐसा किया था, और ना ही वो यहाँ पर 2 शिप भर के लोग लाए थे, बल्कि शिप के बाकी लोगों को तो वो ठीक से जानते भी नहीं थे। इनफैक्ट ज्यादातर को वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो गांधी जी ने वहाँ शिप के कैप्टन से बात की, तो शिप के कैप्टन ने कहा कि अगर ये लोग आपके ऊपर गुस्से से पेश आएंगे तो आप क्या करेंगे। गांधी जी ने कहा कि मुझे इन लोगों से कोई भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि इनको सच पता ही नहीं। जब आपको सच ही नहीं पता तो आपका गुस्सा बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इनसे क्या नाराज हूँगा, बट अगर ये लोग मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं तो मैं अपने फेथ को गॉड के हाथों में सौंपता हूँ। जो गॉड चाहेंगे होगा मेरे साथ वही। कोई चाह कर भी मेरा नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सही हूँ और ये मैं जानता हूँ। तो वो कैप्टन हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आएंगे तो हम आप लोगों को यहाँ पर उतरने देंगे। फिर 23 दिन के बाद गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए और उन लोगों को नेटल पोर्ट पर उतरने की इजाजत मिल गई। इस तरह गांधी जी ने अपना ही नहीं अपनी फैमिली की लाइफ को भी एंडेंजर में डाल दिया था। कैप्टन ने कहा कि गांधी जी की लाइफ क्योंकि एंडेंजर में है, इसलिए उनको और उनकी फैमिली को सीधा रुस्तम जी के यहाँ चले जाना चाहिए। गांधी जी ने इस चीज के लिए अग्री भी कर लिया था। बट आधे घंटे के बाद ही मिस्टर लॉटन वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि आप अपनी फैमिली को रुस्तम जी के यहाँ जरूर भेज दीजिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वॉक करके यहाँ से जाइए, क्योंकि अब बाहर सारे वाइट्स डिस्पर्स हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ को कोई खतरा है। मैं नहीं चाहता कि आप भागकर साइड से निकलकर जाएं। मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने से जाएं। गांधी जी ने इस बात के लिए अग्री कर लिया। जैसे ही गांधी जी और मिस्टर लॉटन शिप से बाहर निकले तो कुछ यंग वाइट्स वहां पर खड़े थे। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, गांधी गांधी गांधी।
मिस्टर लॉटन थोड़ा डर गए तो उन्होंने एक रिक्शा बुला ली। गांधी जी जो कि कभी भी रिक्शा में जाना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने रिक्शा में जाने की कोशिश की, बट लोगों ने उनको वहीं पर रोक लिया। सब लोगों ने गांधी जी को घेर लिया और मिस्टर लॉटन और उनको अलग कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी को पत्थरों से, मुक्कों से, घूसों से, हर तरह से बहुत बुरी तरह मारा गया और गांधी जी वहाँ पर बेहोश जैसे हो गए। बट फॉर्चुनेटली वहाँ से एक लेडी पुलिस जा रही थी। जब उसने ये इंसिडेंट देखा तो वो गांधी जी और उन यंगस्टर्स के बीच में खड़ी हो गई। उन्होंने उन लोगों को गांधी जी को फर्दर नहीं मारने दिया और इन बिटवीन ही एक इंडियन ने जब ये देखा तो वो भाग के पुलिस को बुला लाया। इस तरह वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ गई और गांधी जी को वो वहाँ से ले गए। गांधी जी को पूछा गया कि क्या आप पुलिस स्टेशन में रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए। गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ये लोग इग्नोरेंट हैं, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। जब इनको रियलाइज होगा तो इन्हें अपनी गलती पर पछतावा होगा, इसलिए मैं सीधा रुस्तम जी के यहाँ पर ही जाना चाहता हूँ। और गांधी जी जब रुस्तम जी के यहाँ पहुँचे तो अंदर तो बहुत शांति थी, पर बाहर वाइट्स की भीड़ जमा हो गई थी और वो जोर जोर से नारे लगा रहे थे, वी वांट गांधी, वी वांट गांधी। तो ये सब सुन के वहाँ के पुलिसमैन ने गांधी जी को एडवाइस किया कि वो चुपचाप भेस बदल के पीछे के दरवाजे से यहाँ से निकल जाएं, अगर वो अपनी फैमिली और अपने दोस्त की प्रॉपर्टी की सलामती चाहते हैं। तो गांधी जी ये सुनकर बड़े असमंजस में पड़ गए कि कहाँ वो थोड़ी देर पहले इतने ब्रेव होकर पब्लिक का सामना करने को तैयार थे और कहाँ अब वो इन लोगों की एडवाइस पर भेस बदलकर यहाँ से भाग जाने को भी तैयार हो रहे हैं। गांधी जी इस बात पर कहते हैं कि कौन किस समय किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करे, ये एक्चुअली बहुत ही अनसर्टेन होता है। कई बार हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होता और हमें अपने आप से, अपने सिद्धांतों से ज्यादा अपने चाहने वालों के बारे में सोचना पड़ता है और उस समय हम लोगों के सामने कई बार गुनहगार भी बन जाते हैं। पर किस सिचुएशन में किसने कैसे रिएक्ट किया, क्या स्टेप उठाया, उससे हम उसका एक्चुअल बिहेवियर, एक्चुअल नेचर नहीं जान सकते, क्योंकि यहाँ पर ना चाहते हुए भी गांधी जी को कॉप की यूनिफॉर्म पहनकर भेस बदलकर यहाँ से निकलना पड़ा और वो जाकर पुलिस स्टेशन जा पहुँचे। तो जब गांधी जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए तो वहां पर खड़े इंस्पेक्टर ने उन लोगों को कहा कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर गांधी जी नहीं हैं। जब उन लोगों ने चेक कर लिया और वो सेटिस्फाई हो गए तो वहां से वाइट्स की सारी भीड़ डिस्पर्स हो गई और गांधी जी सेफ हो गए। खैर फिलहाल तो गांधी जी सेफ हो गए, पर आगे अब ये देखना है कि वो अपने आप को कैसे प्रूव कर पाएंगे। इस नेगेटिव पब्लिसिटी का गांधी जी को क्या नुकसान या फायदा होगा, और ये सब जानने के लिए हमें एक और हफ्ते का इंतजार करना होगा। जी हाँ, अब समय हो गया है और मुझे यानी आरजे निशा को दीजिए इजाजत और मैं अगले हफ्ते इस किताब को वापस लेकर आऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये किताब खत्म भी हो जाएगी। तो चलिए तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट, कीप लविंग, कीप लाफिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।